Hello guys, I'm Ankit and I'm your English facilitator. I welcome you all on my YouTube channel English Director Se. So guys, today we are going to do The Grass is Singing novel written by Doris Lessing. तो सबसे पहले डोरिस लेसन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो डोरिस लेसन उसका जो नाम था, हर फुल नेम वाज डोरिस मे लेसिंग and she was born on 2nd October 1919 and she died in 17th November 2013 and she was a British Zimbabwean novelist. उसके बाद गाइस आप नीचे की तरफ आ जाइए और her pen name was Jane Somers and her occupation was writer as you all know and nationality उसकी जो थी वो British थी and she has the citizenship of United Kingdom and her period of writing was 1950 to 2013. गाइस उसने बहुत काम लिखा है, उसने बहुत ज़्यादा नॉवेल्स लिखे हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। सो इतना जो उसका जो वर्क था तो इतने टाइम पीरियड में उसका काम हुआ था एंड उसका जो जॉनर था वो नॉवेल्स था एंड शी हैज़ ऑल्सो रिटन अ लॉट ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ एंड उसने बायोग्राफीज़ भी लिखी हैं, उसने पोइट्री भी लिखी है। और उसके जो नोटेबल अवार्ड थे उसके नोटेबल अवार्ड 3-4 और भी थे बट आई हैड स्किप्ड क्योंकि मुझे लगा कि दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट एज़ पर यू आर कंसर्नड विद मास्टर कैडर ऑफ इंग्लिश। तो एक बार मैं आपको जो है एक बात और भी क्लियर कर दूं कि जो ये वीडियो है ये मेनली मास्टर कैडर ऑफ इंग्लिश के लिए है क्योंकि एनटीए जो नेट है उसमें काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस आ जाता है बट मैंने यहाँ पे उतना वास्ट जो है आपको एक्सप्लेन नहीं किया। तो मैंने उन मास्टर कैडर ऑफ इंग्लिश कैंडिडेट के लिए किया है, उनके लिए ये चीज़ काफ़ी यूज़फुल होगी और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आपको कुछ भी वो इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। सो सॉमरसेट मॉघम अवार्ड शी वन इन 1954 एंड नेक्स्ट इज़ जेम्स टैट ब्लैक मेमोरियल प्राइज़ इन 1995। तो दोस्तों जेम्स टैट ब्लैक मेमोरियल प्राइज़ से आपको कुछ और भी याद आया होगा आई थिंक। सोचिए। जी हाँ, जिन्होंने सोच लिया बहुत ही अच्छा, बहुत ही सही सोचा है क्योंकि ये विलियम गोल्डिंग ने उनके जो वर्क था एक डार्कनेस विजिबल उसके लिए जेम्स टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज़ उन्होंने जीता था। और उसके बाद इसका नोटेबल प्राइज़ है प्राइज़ नोबल इन इंग्लिश लिटरेचर। तो नोबल प्राइज़ उसने इंग्लिश लिटरेचर में जीता था 2007 में। तो इसको जो ये प्राइज़ था बहुत ही लेट मिला था। लेसिंग वाज द ओल्डेस्ट पर्सन एवर टू रिसीव द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर। तो आज तक इतने किसी ओल्ड इंसान को नोबल प्राइज़ नहीं मिला था। तो लेसिंग जो थी उसको ये अवार्ड बहुत ही ज़्यादा लेट मिला था। तो उसके बाद उसके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किए हुए हैं। तो फर्स्ट इज़ द ग्रास इज सिंगिंग। फ्रेंड्स दिस इज़ द फर्स्ट नावल ऑफ हर। उसका सबसे पहला उसका डेब्यूटेंट नावल था ये एंड शी रोट इट इन 1950। उसके बाद उसने कुछ सीक्वेंस लिखे हैं 5 नावल्स के कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस फ्रॉम 1952 टू 1916। देन शी रोट द गोल्डन नोटबुक 1962, बहुत ही हिट नावल था उसका ये। उसके बाद द गुड टेररिस्ट 1985, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था नावल। तो दोस्तों आपको द गुड टेररिस्ट में कोई लिटरेरी डिवाइस दिख रहा है, कोई लिटरेरी टर्म आपको दिख रही है? इसमें ऑक्सीमोरन नहीं आएगा क्योंकि टेररिस्ट कभी भी गुड नहीं हो सकते। तो उसने गुड टेररिस्ट एक ऑक्सीमोरन लिटरेरी टर्म की जो है वे में बोला यहाँ पे। तो उसके बाद उसका कैनोपस इन आर्गोज, दिस इज़ ऑल्सो द कलेक्शन ऑफ 5 नावल्स। तो ये साइंस फिक्शन था फ्रॉम 1979 टू 1983। तो ये तो कुछ डोरिस लेसन के बारे में था। नेक्स्ट जो जिसके लिए हम इस वीडियो में आए हैं तो वो है उसका फर्स्ट मेजर वर्क दैट वाज रिटन इन 1950, द ग्रास इज सिंगिंग। सो फ्रेंड्स जो ये नावल है दिस इज़ हर डेब्यूटेंट नावल एज आई टोल्ड यू अर्लियर। उसका सबसे पहला नावल था एंड दिस इज़ द नावल फ्रॉम विच शी गॉट सो मच फेम। उसका जो था लिटरेरी वर्ल्ड में एंट्री हो चुकी थी और उसको काफ़ी ज़्यादा फेम इस नावल की वजह से मिला। सो ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन भी की हुई है। तो मैं आपको एक चीज़ और भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी पेन और नोटबुक अपने साथ रखें ताकि कुछ चीज़ें जो आपको लगें कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी वो आप नोट करते जाइए। वैसे तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वही रखी हैं।
तो फिर भी आप अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ नोट चीज़ें करते जाइए. So it was her first novel and it deals with the racial politics between white and black. तो racial politics के बारे में जो black और white के बीच में चलता रहता है उसके बारे में उसने ये लिखा था. एंड इट was her most successful work. मैं पहले भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ आपसे. और एक बात है, अडेप्टेड इनटू अ मूवी इन 1981 नेम्ड किलिंग हीट. तो इससे एक मूवी बनी थी किलिंग हिट नाम की. तो जो ये ग्रास ऑफ सिंगिंग था बहुत ही बढ़िया नॉवल लगा मुझे पर्सनली. तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके करेक्टर्स के बारे में. वी हैव मेन 3 करेक्टर्स. फर्स्ट इज़ मैरी टर्नर. ये एक वाइट वीमेन है एंड इन हर अर्ली लाइफ शी इज़ एन इंडिपेंडेंट गर्ल एंड शी वॉज इंजॉइंग हर लाइफ. वो अपनी लाइफ को इंजॉय कर रही है, काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है. और उसके बाद इसका एक भी जो है नेगेटिव करेक्टर भी हमारे सामने आएगा. वो क्या है कि ये रेसिज्म में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करती है एंड शी हैज़ सो मच हैट्रेड इन हर हार्ट टुवर्ड द ब्लैक्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा इसके दिल में काफ़ी ज़्यादा नफ़रत फैली हुई है. नेक्स्ट वी हैव डिक टर्नर. ये भी वाइट मैन है एंड ही वॉज हर हस्बैंड. ये काफ़ी अच्छा इंसान है, काइंड हार्टेड है एंड ही बिलीव्ड लेस इन रेसिज्म. तो रेसिज्म में इतना इसका जो है विश्वास नहीं है. एंड ही वॉज ऑल्सो अ हार्ड वर्किंग मैन एंड ही इज़ सफरिंग फ्राम हिज लॉसेज विच ही इज़ गेटिंग फ्राम हिज फार्म्स. तो इसके फार्म्स हैं तो उनमें से इसको प्रॉफिट नहीं हो रहा इतना, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहे हैं. तो इससे ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी रहता है. नेक्स्ट करेक्टर वी हैव ऑफ मोजेस. तो दोस्तों मोजेस नाम का जो करेक्टर है ये ब्लैक मैन है और ये मैरी के घर में सर्वेंट बन के आया है और यही है जो मैरी को लास्ट में मार देगा, तो उसका मर्डर कर देगा. उसके बाद हमारे पास 2 और करेक्टर्स हैं. मुझे इतने इंपॉर्टेंट ये नहीं लगे तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा नीचे मेंशन कर दिया है. टोनी और स्लेटर. तो स्लेटर वो इंसान होगा जो अपने रुतबे से डिक टर्नर को मना लेगा कि हाँ अपने तो फार्म्स हैं मुझे बेच दे और अपनी वाइफ के साथ हॉलीडेज़ के ऊपर चला जा. और टोनी वो करेक्टर है जो लास्ट में फाइंड आउट करेगा दैट मोजेस हैज़ मर्डर्ड मैरी टर्नर. तो मैरी टर्नर को उसने मार दिया, यही वो इंसान होगा. सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट विद अ ब्रीफ समरी. तो मैं आपको बहुत ज़्यादा डीप में समरी यहाँ पे नहीं बताऊँगा, डीप में चीज़ें नहीं बताऊँगा. आई जस्ट कवर द थिंग्स दैट आई थिंक शुड बी नीडेड टू यू टू लर्न. तो आपको जो चीज़ें जाननी चाहिए, चीज़ें याद रखनी चाहिए माइंड में, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँगा. तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये नावल जो स्टार्ट हो रहा है ये स्टार्ट हो रहा है एक न्यूज़पेपर की एक कॉलम से. न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है जिसमें लिखा हुआ है कि एक ब्लैक जो है उसका नाम मोजेस है, उसने मर्डर कर दिया है मैरी टर्नर का. मैरी टर्नर एक वाइट वेमेन है जिसको उसने मार दिया है. तो इस चीज़ से जो है लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है क्योंकि जो ये रह रहे हैं इनकी सेटिंग जो है इस नावल की जो सेटिंग है वो साउथ अफ्रीका में है. तो लोगों को इतनी ज़्यादा वहाँ पे हैरानी नहीं हो रही है कि किसी जो है ब्लैक ने वाइट का जो है मर्डर कर दिया है. तो वहाँ पे वैसे ही नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं. तो उसके बाद जो है जो नावल है वो आगे की तरफ जाता है और जो नावल है वो अब फ्लैशबैक में जाएगा और हमें मैरी टर्नर की लाइफ जो है स्टार्टिंग से उसके मर्डर तक के बारे में बताएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैरी है वो मैंने आपको बताया था दैट शी वॉज लिविंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ. वो अपनी लाइफ को इंजॉय कर रही है, उसके पास अच्छी जॉब है एंड शी इज़ ऑल्सो हैविंग गुड फ्रेंड्स. तो पार्टीज़ वगैरह करती है, तो अपनी लाइफ को इंजॉय कर रही है. तो एक बार क्या होता है, एक पार्टी में कोई उसे टॉन्ट कर देता है अबाउट हर स्पिंस्टरहुड, उसकी स्पिंस्टरहुड के ऊपर. तो मैरी जो है इस चीज़ को काफ़ी इंसल्टिंग मानती है. तो इससे जो है मैरी शी डिसाइडेड टू मैरी. तो वो शादी के बारे में सोचती है कि मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए. नेक्स्ट कम और सेकंड करेक्टर डिक. तो हमारा डिक टर्नर जो करेक्टर है वाइट मैन वो अब आ चुका है और मैरी किसके साथ शादी करती है, डिक के साथ. डिक काफ़ी हार्ड वर्किंग है और उसके जो लॉसेस हैं फार्म के वो काफ़ी ज़्यादा हैं. वो काफ़ी टेंशन में रहता है इस चीज़ को लेके. और इनकी जो मैरिज है वो इतनी अच्छी नहीं जा रही है. वो दोनों के बीच में आपस का रिलेशनशिप दैट इज़ नॉट गुड, काफ़ी अच्छा नहीं है. बट बोथ आर कमिटेड टू देयर मैरिज. तो दोनों अपनी मैरिज को लेके भी कमिटेड हैं. वो ये चीज़ है एक दूसरे को डिवोर्स नहीं दे रहे हैं, दोनों अपनी मैरिज को मैरिज को लेके कमिटेड भी हैं.
एक बार क्या होता है फ्रेंड्स कि जो उसके हस्बैंड हैं डिक टर्नर, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। और जो मैरी है, शी टुक ऑल द चार्ज ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड का सारा जो चार्ज है कि उसके फार्म्स वगैरह का सारा चार्ज, मैनेजमेंट का सारा चार्ज वो खुद ले लेती है। और वो जो वहाँ के वर्कर हैं उनके साथ बहुत ही इल बिहेवियर करती है, उनके साथ बहुत ही गंदा बिहेवियर करती है। तो यहाँ पे वी कम टू नो द प्रिंसिपल्स ऑफ बोथ मैरी एंड डिक। तो उनके प्रिंसिपल्स के बारे में हमें पता चलेगा कि दोनों के माइंड में क्या क्या थिंकिंग है वर्कर्स के बारे में। तो मैरी तो है वो काफ़ी हेट्रेड रखती है उन उसके दिमाग उन ब्लैक्स के प्रति, और उसके माइंड में रेसिज्म काफ़ी ज़्यादा चलता रहता है। ठीक है। तो डिक तो इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि डिक अपना काम बहुत ही आइडल तरीके से चलाता है। बट जो मैरी है वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। उसके दिमाग में ये चलता रहता है कि हाँ ये सारे स्लेव हैं मेरे, एंड आई एम द मास्टर ऑफ दैम। तो मास्टर और स्लेव के बीच में ये डिफरेंस आपस में उनका चलता रहता है। तो इससे जो वर्कर्स हैं दे आर नॉट मच हैप्पी, तो वो इतने ज़्यादा खुश नहीं है। और मैरी एक काम और भी करती है, उनकी सैलरी काट लेती है और उनको बोलती है कि आप अपना जो काम है वो फार्म्स में ज़्यादा करते जाओ, और उनको जो ब्रेक का टाइम है वो भी नहीं देती। तो एक बार तो हद ही हो जाती है जब मैरी किसी वर्कर को फेस के ऊपर कट कर देती है, क्योंकि उस वर्कर ने पानी पीने के लिए अपना काम छोड़ दिया था। तो इससे जो मैरी है वो फार्म के जो वर्कर्स हैं उनके प्रति अपना हैट्रेड दिखा रही है, मास्टर और स्लेव का। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट करेक्टर की एंट्री अब हो रही है, वो है ब्लैक मैन मोजेस हमारा। तो ये मैरी के घर में एज अ सर्वेंट जाता है, एज अ सर्वेंट एंट्री मारता है। और मैरी इससे खुश नहीं है काफ़ी ज़्यादा, तो क्योंकि उसकी जो हैट्रेड है ब्लैक्स के प्रति वो तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया ही है। बट फिर भी वो उसको अपने घर में रख लेती है और उससे काम वगैरह करवाती है। अब जो है नॉवल आगे की तरफ बढ़ता जाता है, तो मैरी है वो इतनी अच्छी नहीं हो रही है, और जो मैरी है वो बीमार रहने लगी है। अब क्या है, जो मुजीज़ है वो सारा काम करता है घर का, और जो मुजीज़ है उसकी जो काम है वो इतना अच्छा करते जा रहा है कि मैरी के दिल में उसके प्रति जो हैट्रेड है वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। तो अब आएगा नेक्स्ट करेक्टर स्लेटर, जो कि अपनी पावर का गलत जो है इस्तेमाल करके जो अपनी पहचान का गलत इस्तेमाल करके डिक को मनाएगा दैट यू शुड सेल योर फार्म्स टू मी एंड यू शुड इंजॉय योर हॉलीडेज़ विद योर वाइफ टू समवेयर एल्स। अपनी जो छुट्टियां तू जाके बिता अपनी वाइफ के साथ इंजॉय कर। बट जो डिक है वो पहले तो इस चीज़ को मना करता है, बट बाद में वो अग्री कर जाता है और अपनी वाइफ के साथ वो चला जाता है। उसके बाद थोड़े दिनों बाद जब वो वापस आ जाते हैं, डिक वांट टू स्पेंड हर लास्ट डेज विद इन हिज फार्म। वो अपने फार्म में बिताना चाहता है। टोनी वहाँ पे मिलता है। टोनी इज़ अ काइंड मैन, वो काफ़ी अच्छा इंसान है। तो उसके साथ अपना काफ़ी टाइम जो है डिक स्पेंड कर रहा है। तो नॉवल का लास्ट आ चुका है कि जब टोनी देखता है कि मोजिज़ है, ही वॉज वेयरिंग द क्लोथ ऑफ मैरी टर्नर, उसने मैरी टर्नर के कपड़े पहने हुए हैं। इससे उनको पता चल जाता है दैट मोजिज़ हैज़ किल्ड मैरी टर्नर, उसको मैरी टर्नर को उसने मार दिया है। और जो मोजिज़ है वो वहाँ पे खड़ा भी हुआ है, वो वहाँ से जा भी नहीं रहा, वो पुलिस की वेट कर रहा है। वो चाहता है अरेस्ट होना, ठीक है, वो वहाँ से भागना नहीं चाहता, वो चाहता है कि पुलिस उसे अरेस्ट कर ले। तो इस तरह जो हमारा नावल है वो मोजिज़ है उस जगह पे खड़ा हुआ है, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ आवर नावल। तो इससे हमारा जो नावल है वो एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। आई हैज़ जस्ट कवर्ड द स्टोरी, मैंने स्टोरी को कवर किया है ताकि आपको समझ आ जाए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको ये स्टोरी नहीं समझ आई, तो आप एक बार और दोबारा इस स्टोरी को सुने। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये स्टोरी समझ में आ जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं और भी डोरिस लेसन के जो है वर्क लेके आऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि उसके सारे वर्क, एक बड़ी वीडियो बना के उसके सारे वर्क जो है कंप्लीट कर दूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय।